न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में कनाडा भारत के साथ क्यों कोऑपरेट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन के ऊपर लास्ट मोमेंट में भारत ने किसको भेजा था और भारतीय सेना की मदद अचानक से किसने मांगी है और क्यों मांगी है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका में बोर्ड ऑफ पीस की इनॉग्रल मीटिंग हो गई है, जिसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पहुंचा था। वहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन एक बार फिर से सबके सामने भारत पाकिस्तान सीजफायर का मुद्दा दोबारा उठाते हुए बयान दिया है। और खास बात यह है कि ट्रंप ने फाइटर जेट्स का नया नंबर कोट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान पीएम ने हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने खुद ये बात बोली थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप यानी कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर को रुकवाकर 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो मैं काफी अच्छी तरह से जानता था। शहबाज शरीफ को ट्रेड डील के थ्रू जाने का मौका मिला। पाकिस्तान काफी अच्छी डील करने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था, यानी नाराज हो गया था, लेकिन एंड में पाकिस्तान को जो चाहिए था वो मिल गया। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हो गई और मुझे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पसंद आए। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल एक टफ गाय है, एक अच्छा और सीरियस फाइटर है और मुझे भी अच्छे फाइटर लोग पसंद आते हैं। जब मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर देखा कि दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, उस समय भारत पाकिस्तान की जंग काफी तेजी से बढ़ रही थी। कई सारे प्लेन्स गिराए जा रहे थे, जिसके बाद मैंने दोनों लीडर्स को फोन किया। मैं दोनों को थोड़ा बहुत जानता था। मैंने उनसे कहा, देखो अगर तुम दोनों ने ये मैटर सॉल्व नहीं किया तो मैं तुम दोनों देशों के साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करूंगा। मैंने ये क्लियर वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुम आपस में लड़ोगे तो मैं दोनों कंट्रीज के ऊपर 200% के टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देश लड़ाई कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन जब बात पैसों की आई तो पैसा सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब दोनों देशों को लगा कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान हो जाएगा तो उन्होंने सोचा कि शायद हमें लड़ना नहीं चाहिए और अचानक से हमने डील क्रैक कर दी। इसके बाद ट्रंप ने यह भी ऐड किया कि भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 11 जेट्स गिराए गए थे, जो बहुत ही महंगे फाइटर जेट्स थे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था 5 से 6 फाइटर जेट से और कुछ हफ्ते पहले 9, फिर उसके बाद 10 एंड इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा 11 फाइटर जेट्स मार गिराए जाने का क्लेम कर लिया है। इस हिसाब से तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होगी, यानी कि अगले 2-3 साल तक ये नंबर बढ़ते बढ़ते 40 से 50 तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका से एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में भारत ने भी अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया था। भारत ने बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पर भारत इस मीटिंग में शामिल हुआ था। भारत को रिप्रेजेंट किया था नामग्या सी खाम्पा सर ने, जो कि अमेरिका में भारत की एम्बेसी में चार्ज d'affaires की पोस्ट के ऊपर है। भारत का ये स्टेप यहाँ पर एक क्लासिक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का उदाहरण है। बोर्ड ऑफ पीस को फॉर्मली ज्वाइन किए बिना सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में मीटिंग अटेंड करके भारत ने संदेश दिया कि हम बोर्ड ऑफ पीस एंड इस इनिशिएटिव को पूरी तरह से नजरअंदाज और इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे इस फ्रेमवर्क का परमानेंट हिस्सा भी नहीं बन रहे हैं। अब क्योंकि इनिशिएटिव डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से लिंक्ड है, इसलिए भारत का नामग्या सी खाम्पा जैसे एक सीनियर डिप्लोमेट को भेजना ये इस बात का संकेत देता है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के एफर्ट्स के ऊपर थोड़ी सीरियसनेस दिखा रहा है और ट्रंप के पावर सर्कल में अपनी प्रेजेंस को मेंटेन रखना चाहता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस क्लैब के स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भारत अब बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा सर्विस पूरी तरह से रिस्टोर करने जा रहा है। आपको याद होगा शेख हसीना के जाने के बाद वायलेंट प्रोटेस्ट में भारत के हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन के ऊपर भी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश में वीजा सर्विसेज बंद कर दी थी। बीच बीच में सर्विस रिस्टोर की गई थी, लेकिन काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। मगर अब बांग्लादेश में भारत के असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अनिरुद्धा दास ने जानकारी दी है कि भारत ने बांग्लादेश के लोगों के लिए मेडिकल वीजा और डबल एंट्री वीजा इशू करना वापस से रीस्टार्ट कर दिया है और कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश के लोगों के लिए टूरिस्ट वीजा और बाकी कैटेगरी के वीजा भी वापस से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। भारत का ये स्टेप दिखाता है कि भारत सरकार बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को एक फ्रेश स्टार्ट का मौका देना चाहती है। आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश के लोगों के लिए अभी से वीजा स्टार्ट करना क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना, थोड़े दिन और वेट एंड वॉच करना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी अगले महीने मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में भारत आएंगे और इसी विजिट में भारत और कनाडा
यूरेनियम को लेकर 10 साल की एक बहुत ही हिस्टोरिक डील साइन करने वाले हैं। मसला ये है कि यूरेनियम के मामले में भारत का हाथ काफी टाइट है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है, ऊपर से जो क्वांटिटी और ग्रेड मिल रहा है वो भी सफिशिएंट नहीं है, जबकि ग्लोबल यूरेनियम मार्केट पिछले कुछ सालों से काफी वोलेटाइल चल रही है। यूरेनियम के प्राइसेस कभी भी स्पाइक कर जाते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वॉर्स की वजह से यूरेनियम की सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो जाती है। न्यूक्लियर प्लांट्स को लगातार यूरेनियम फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फ्यूल नहीं होगा तो जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको भी हम कमीशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारत ने कॉन्टेक्ट किया कनाडा को। दरअसल कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर देश है, जो ग्लोबल आउटपुट का लगभग 13 से 15% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत इस समय काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। देश में पावर डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में पावर डिमांड को कैटर करने के लिए भारत की सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। भारत अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को साल 2047 तक 10 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाना चाहता है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई भारत के लिए एक तरह से काफी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुकी है। भारत के पास डिमांड है और कनाडा के पास सप्लाई। लेकिन क्या होता था कि पहले जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये डील पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भारत के साथ सारे एग्रीमेंट्स और डील्स वापस से ऑन ट्रैक ला ली हैं, जिसमें ये यूरेनियम की डील भी शामिल है। माना जा रहा है कि भारत और कनाडा की ये जो यूरेनियम की डील साइन होनी है ये काफी लो प्राइसेस के ऊपर अगले 10 साल के लिए साइन की जा रही है और इस डील की कीमत लगभग $3 बिलियन बताई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है जहां पर देश की सिविल अथॉरिटीज भी फेल हो जाती हैं, वहां पर हमेशा ही भारतीय सेना को याद किया जाता है। एंड इस बार भी आखिरकार भारतीय सेना की मदद ही लेनी पड़ी है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के बाद सिविल अथॉरिटीज ने एट द एंड भारतीय सेना से मदद लेने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के फॉरेस्ट में ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि वाटर ड्रॉपिंग के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश के वलोंग सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ने अब तक टोटल 1,40,000 लीटर पानी गिराकर आग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जबकि नागालैंड के दजूकू वैली में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स पादुम्पू खीरी लेक दीमापुर से पानी उठाकर जाफू पीक के पास चल रही आग के ऊपर प्रिसीजन ड्रॉप्स कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन 9,500 फीट से ज्यादा के ऑल्टीट्यूड के ऊपर रेयरफाइड एयर, पोर विजिबिलिटी और स्टीप स्लोप्स के बीच चल रहा है, जो खुद में एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल चैलेंज होता है। इंडियन आर्मी की ट्रूप्स भी ग्राउंड के ऊपर स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और हैवी मशीनरी के साथ राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स इनको एरियल सपोर्ट दे रहे हैं। सेना काफी लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेशन कर रही है और हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये आग पूरी तरह से काबू कर ली जाए। ये पूरा इंसिडेंट एक बार फिर से ये दिखाता है कि जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चले जाती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम फेल हो जाता है, तब देश का सबसे बड़ा भरोसा भारतीय सेना के ऊपर ही टिकता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि भगवान आपकी मदद करने के लिए आए ना आए, या फिर प्राकृतिक आपदा के समय या फिर किसी इमरजेंसी में भारतीय सेना आपकी मदद करने जरूर पहुंच जाती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बंद करने के ऊपर कमेंट किया। रशिया की स्पोक्सपर्सन मारिया जाखरोवा ने कहा है कि रशिया के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे लगे कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदने के मामले में अपनी पोजीशन को बदल दिया है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और भारत का रशियन हाइड्रोकार्बन्स खरीदना ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और जब भारत रशियन हाइड्रोकार्बन परचेज करता है तो ऐसा करके ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद होती है। मारिया जाखरोवा ने यह भी ऐड किया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जो इंडिपेंडेंट देशों को डिक्टेट करने का जो एटीट्यूड है उसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन भारत से ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि भारत रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर रहा है। ये कहना है रशिया का, यानी कि रशिया को भारत के ऊपर विश्वास है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करेगा। फिलहाल जो पिछले महीने का डेटा आया है और खासकर जो फरवरी के स्टार्टिंग के 10-12 दिन का डेटा आया था उसमें भारत ने रशिया से ऑयल परचेज करना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन बंद नहीं किया था। शायद रशिया उसी को लेकर बोल रहा है। लेकिन जो वेनेजुएला से क्रूड ऑयल आ रहा है वो अप्रैल महीने के एंडिंग और मई महीने में भारत को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अप्रैल और खासकर मई महीने तक क्या पोजीशन रहती है। क्या भारत उस समय तक रशियन ऑयल परचेज करना कंटिन्यू रखता है या फिर उस समय तक परचेजेस पूरी तरह से जीरो डाउन कर दिए जाएंगे।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।